हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस पेंटर टेक इट इजी में आपका स्वागत है। इकोनॉमी मॉड्यूल पे हम आज जो मैंने कल बताया था उसके आगे की बात करें तो कल मैंने रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया था और आपको बताया था कि आज मैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी बताऊंगा। हिंदी में से कहते हैं निरपेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी जैसे इसका नाम से पता चल रहा है कि ये किसी से तुलना के आधार पे नहीं बल्कि एग्जैक्टली कोई व्यक्ति कितना गरीब है या कोई देश या कोई राज्य कितना गरीब है, ये कंपैरिजन नहीं बताता है, ये एग्जैक्टली पॉवर्टी बताता है कि कोई व्यक्ति कितना गरीब है। इंडिया में इसके लिए क्या प्रोविजंस हैं उसके बारे में पहले हम बात करते हैं, बाद में हम इंटरनेशनल एरेना में आएंगे। इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी को पता करने के लिए 4 कमेटी इंपॉर्टेंट हैं जो हमें जाननी चाहिए। उसमें से जो पहली कमेटी है वो बनाई गई, उसका नाम है वाई के अलग कमेटी। वाई के अलग कमेटी। ये वाई के अलग कमेटी ने एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए कैलोरी मान सुझाया। इन्होंने कहा कि अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं और आप एडल्ट हैं तो एटलीस्ट आपको 2400 कैलोरी चाहिए, राइट। और अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं और एडल्ट हैं तो आपको 2100 कैलोरी भोजन चाहिए, राइट। कि मतलब इतना आपको भोजन चाहिए कि 2100 कैलोरी मिल जाए। कहाँ पर? अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं अर्बन एरिया में, और अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपको 2400 कैलोरी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को रूरल एरिया में 2400 कैलोरी से कम या अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी से कम भोजन मिलता है तो व्यक्ति एब्सोल्यूट पुअर माना जाएगा। ये कहना था वाई की अलग कमेटी का। दैट्स इट। उसके बाद जो कमेटी बनाई गई उसका नाम है लकड़ा वाला कमेटी। लकड़ा वाला कमेटी। ये लकड़ा वाला कमेटी ने कहा कि हर राज्य की जो स्थिति है वो डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट पॉवर्टी लाइन होना चाहिए। एक जो पॉवर्टी लाइन उड़ीसा के लिए ठीक होगी वही गोवा के लिए ठीक नहीं होगी। जो पॉवर्टी लाइन छत्तीसगढ़ के लिए हो सकती है वो गोवा के लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि गोवा में कंपेरेटिवली लोगों का जीवन स्तर ऊंचा है। इसलिए लकड़ा वाला कमेटी ने बेसिकली जो सुझाव दिया वो सुझाव ये था कि क्या होना चाहिए, अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए। फॉर डिफरेंट स्टेट्स देयर शुड बी डिफरेंट पॉवर्टी लाइन। प्रत्येक अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक राज्य के लोगों का जीवन स्तर अलग अलग होता है, वहाँ पे विकास का स्तर अलग अलग होता है। इसलिए जो एक राज्य के लिए होगा गरीबी रेखा वो दूसरे के लिए मुफीद नहीं होगा, राइट। तो हमें लकड़ा वाला कमेटी में ये हमको देखना है। थर्ड जो कमेटी है वो है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। थर्ड जो कमेटी है वो है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। ये बनी है 2012 से 14 के बीच इसने काम किया। तो जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी है इसने एक्चुअली जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया कि इसने गरीबी को एक बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान किया। पहले बहुत नैरो सेंस में गरीबी देखी जा रही थी। जैसे आप वाई के अलग कमेटी देखें तो उन्होंने गरीबी रेखा निर्धारण के लिए बहुत नैरो पॉइंट ऑफ व्यू अडॉप्ट किया। नैरो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि उनके अनुसार अगर 2400 कैलोरी भोजन मिल जाए मतलब आप गरीब नहीं है। तो क्या एक इंसान का जीवन में बस पेट भर जाए यानी कि उसका जीवन पूर्ण हो गया? क्या उसकी कोई मानसिक पीड़ा, क्या उसका जो सोशलाइजेशन सही से नहीं हो पाया या समाज में उसे वैल्यू नहीं मिलती, वो डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी पा रहा है, उसका कच्चा घर है, वो
हजार तरह की परेशानियों से दो चार होता है, लेकिन वाई के अलग कमेटी का कहना है कि नहीं, आपको 2400 कैलोरी भोजन मिल गया मतलब आप गरीब नहीं हैं। तो ये लोगों के जीवन को देखने का बहुत ही सूक्ष्म नज़रिया है। तो पहली बार सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने कहा कि गरीबी को देखने के लिए हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि चलिए जो आपने कैलोरी मान दिया है उसको क्या करते हैं ना, हम उसको एक्सपेंडिचर के फॉर्म में देख लेते हैं कि 2400 कैलोरी अगर आपको देखना ही है, राइट, तो 2400 कैलोरी आपको लेने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना। मैं उदाहरण के रूप में आपको देता हूं कि अगर आपको 2400 कैलोरी चाहिए तो मान लीजिए कि ये आपकी थाली है, इसमें से आप 4 चीज़ें जोड़ लीजिए कि इसमें आपका रोटी होना चाहिए, दाल होनी चाहिए, चावल होने चाहिए और सब्जी होनी चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आप गांव में रहते हैं और एक वयस्क आदमी 5 रोटी खाता है, राइट, उसको दाल चाहिए, उसको चावल चाहिए 1 कटोरी और 1 कटोरी से सब्जी चाहिए, राइट। तो इन सब का अगर हम कॉस्ट निकालें कि 2400 कैलोरी मान पाने के लिए उसे कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा, तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने एक और सुझाव दिया कि इस कैलोरी मान को आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चेंज कर दीजिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चेंज कर दीजिए। यानी इन्होंने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए पहली बात तो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच दिया, बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान किया। उसके अलावा उन्होंने कैलोरी मान को उपभोग व्यय में देखने की बात की। ये बात है सुरेश तेंदुलकर कमेटी की। 4th जो कमेटी है वो है रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी, ठीक है। रंगराजन कमेटी ने 2012 से 2014, रंगराजन कमेटी ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए पारिवारिक उपभोग व्यय को मानक बनाया। इन्होंने किसको बनाया? फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पारिवारिक उपभोग व्यय। और उन्होंने माना कि हम मान लेते हैं कि एक परिवार में 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग। एक परिवार में 5 लोग ये मान के चलते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर अपने कंजम्पशन में एक व्यक्ति शहर में रहता है तो 1407 रुपये खर्च करता है, और अगर रूरल एरियाज में रहता है और 972 रुपीज़ अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में देता है, तो फिर उसे गरीब नहीं माना जाएगा। अब देखिए, अगर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग देखें तो एक व्यक्ति का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो कितना बता रहे हैं? 1407। इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, तो देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7035 रुपीज पर फैमिली। तो इसको मैं थोड़ा साफ साफ लिख दूं। तो रंगराजन कमेटी ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए उपभोग व्यय लिया है, लेकिन और अगर हम एलोबरेटिव होके कहें तो हम ये कह सकते हैं कि उपभोग व्यय किसका? तो उन्होंने पारिवारिक उपभोग व्यय की बात की है। और उन्होंने कहा है कि अगर अर्बन एरिया और रूरल एरिया में हम मान लेते हैं कि प्रत्येक जगह एक परिवार में 5 लोग हैं, तो अगर आप एक व्यक्ति के हिसाब से देखें तो 1407 और 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7035 रुपीज़ पर फैमिली अगर एक्सपेंडिचर है, तो वह फैमिली गरीब नहीं, वो हाउस होल्ड गरीब नहीं माना जाएगा। इन द सेम वे रूरल एरिया के लिए उन्होंने एक व्यक्ति के लिए बोला है 972। अब उसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो देखो ये कितना हो जाएगा? तो देखो ये वैल्यू कितनी आई? अगर रूरल एरिया की फैमिली देखोगे तो 4860 अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है पर फैमिली, तो वह हाउस होल्ड गरीब नहीं है, राइट, या उसके नीचे है तो गरीब माना जाएगा। इसी तरह अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो एक फैमिली जिसमें 5 लोग उन्होंने माना है तो 7035 रुपीज़ पर फैमिली अगर वो मंथली, ये जो वैल्यू है ये मंथली है, नहीं तो और मैं थोड़ा ऐसे लिख दूंगा, रुपीज़ पर मंथ पर फैमिली, ठीक है। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 7035 रुपीज़ पर मंथ पर फैमिली।
ये हो गया रंगराजन कमेटी। तो अभी आप बेसिकली देखो तो अभी दो हमें कॉन्सेप्ट निकल आए कि इंडिया में पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ें यूज की गई वो एक था कैलोरी मान जो दिया था वाई के अलग कमेटी ने, और दूसरा है उपभोग व्यय। उपभोग व्यय ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं मानक भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए। इसके अलावा जो एक मेथड और यूज होता है उसे हम लोग बोलते हैं हेड काउंट मेथड, सिर गणना विधि। क्या बोलते हैं उसे? सिर गणना विधि, लेकिन वो ज्यादा एडॉप्ट नहीं की गई। हेड काउंट मेथड, सिर गणना विधि। इसमें यह पता किया जाता है कि ओवरऑल कितने लोग गरीब हैं। इसमें गरीबी का स्तर नहीं पता चलता, बस इतना पता चलता है कि लोग गरीब हैं। इसको बहुत क्रिटिसाइज किया था अमर्त्य सेन ने कि इससे क्या पता हो, इससे क्या हासिल हो जाएगा कितने लोग गरीब है। याद करिए मैंने कल के लेक्चर में क्या बताया था कि अमर्त्य सेन ने कहा था कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा गरीब है उसको सरकार से उतने ही ज़्यादा सहयोग की आवश्यकता है। ये व्यक्ति, ये जो यहाँ पर जो व्यक्ति है ये कम गरीब है और यहाँ पे जो व्यक्ति है वो ज़्यादा गरीब है, तो दोनों के लिए एक ही पैमाना नहीं हो सकता है। जिसका वेटेज जितना ज़्यादा होगा सरकार से उसे सब्सिडी या डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र के रूप में ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत होगी। इसलिए अमर्त्य सेन का कहना था कि हेड काउंट मेथड ठीक नहीं है। व्यक्ति की गरीबी के उसके रेंज के अकॉर्डिंग उससे वेटेज दीजिए और जिसका वेटेज ज़्यादा हो उसको उतना ही ज़्यादा सपोर्ट करिए। केवल तभी आप W=μ1 - g का जो फार्मूला है वो आप अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे W का अर्थ क्या है? वेलफेयर, म्यू का अर्थ क्या है? पर कैपिटा इनकम, और G का अर्थ क्या है? डिस्पैरिटी। यानी कल्याण को अगर बढ़ाना है तो प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना पड़ेगा और असमानता को कम करना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करें। इसके अलावा उसको पैमाने के रूप में तो नहीं यूज किया गया, बट एज ए कॉन्सेप्ट तो उसका प्रेजेंस जरूर है कि जब मोंटेग सिंह आहलूवालिया प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे तो उन्होंने पर कैपिटा इनकम का भी सजेशन दिया। यानी जो प्लानिंग कमीशन है, ये बात है 2014 की, आई थिंक, राइट, इफ आई एम राइट, 2014 की बात है। तो उस समय मोंटेग सिंह आहलूवालिया डिप्टी चेयरमैन थे ऑफ पीसी। यहाँ पीसी का अर्थ प्लानिंग कमीशन है, राइट, योजना आयोग। उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अर्बन एरिया में रहता है और एक दिन में 32 रुपए कमाता है, 32 रुपीज पर डे अगर उसकी इनकम है, तो उनके अकॉर्डिंग वो इंसान गरीब नहीं है। और अगर आप रूरल एरियाज में हैं और 26 रुपीज कमाते हैं पर डे तो आप गरीब नहीं है। इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ कि ये गरीबों के साथ में मजाक है कि 26 रुपए में दे के 26 रुपए आय बता के आप बता रहे हैं कि 26 रुपए कमाने वाले या उसके ऊपर वाले सारे गरीबी रेखा से बाहर हो गए, राइट। तो इनके अकॉर्डिंग मेरी समझ से इनका मतलब होगा कि अगर आपको पेट भरना है तो रोटी नमक लगा के खा लीजिए, इतने में मान लेंगे कि नहीं। अगर आपको रोटी नमक के साथ भी मिल रही है तो फिर गरीब नहीं रह गए। इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ, राइट। तो फिर सरकार को सफाई देनी पड़ी कि नहीं, हम इस मेथड को, ये जो उन्होंने पर कैपिटा इनकम का ये मेथड दिया है, हम इसको बेनिफिशियरीज जो हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज नहीं करेंगे। उसके लिए हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 का है उसी को यूज करेंगे। जो सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना हुई थी 2011 की, उसको कहा गया कि हम मानक के रूप में एक्सेप्ट करेंगे कि लाभार्थी वर्ग की पहचान कैसे की जाए, इससे नहीं किया जाएगा। तो अभी देखिए एक यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया है कि भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कौन कौन से मेथड अडॉप्ट किए गए हैं। तो आइडियली तो देखिए ये भी है, ये बात अलग है कि बेनिफिशियरीज के पहचान के लिए इसको यूज नहीं किया गया, बट एज ए कॉन्सेप्ट तो है ही। अब आयोग ने इसको नहीं माना है, आयोग ने 3 ही माना है, हेड काउंट मेथड को माना है और कैलोरी वैल्यू को माना है और उसके अलावा उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को माना है। बट एज ए कॉन्सेप्ट ये है, ये मैंने बताया इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए जो जो कमेटी बनी है और जो जो डेवलपमेंट्स रहे हैं, जो उनकी रिकमेंडेशन से ये हमने डिस्कस किया। अब जो वर्ल्ड बैंक है, मैंने कहा था ना पहले हम इंडिया का करते हैं फिर वर्ल्ड का करते हैं। वर्ल्ड बैंक जब गरीबी रेखा का निर्धारण करता है तो वो पर कैपिटा इनकम को लेता है। जब वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करता है
तो किसको लेता है? पर कैपिटा इनकम। ये डेटा चेंज होता रहता है। पहले का डेटा जो मुझे याद है $1.9 पर डे पर पर्सन, ये वर्ल्ड बैंक का मानक है कि अगर कोई व्यक्ति $1.9 अर्न करता है एक दिन में तो वो फिर गरीब नहीं माना जाएगा, और अगर उससे नीचे है तो वो उसे गरीब माना जाएगा। ये वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है। अब आते हैं यूएनडीपी की डेफिनेशन क्या है। तो यूएनडीपी ने जो गरीबी रेखा का निर्धारण किया वो उसने वाकई में सही अर्थों में गरीबी का निर्धारण किया। यूएनडीपी क्या मानता है? यूएनडीपी बेसिकली 3 इंडिकेटर्स हैं, 3 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पे वो मापता है। उसमें एक आपका हेल्थ है, दूसरा आपका एजुकेशन है, और तीसरा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हिंदी में कहें तो पहला है आपका स्वास्थ्य, दूसरा है आपकी शिक्षा, और तीसरा है आपका जीवन स्तर। तो देखो इसमें क्या होगा, जीवन स्तर जब लिया तो उसने ये भी देखा कि गरीबी निर्धारण केवल इस आधार पे नहीं होना चाहिए कि भोजन मिल गया कि नहीं, राइट। अगर किसी का जीवन स्तर बहुत लो है तो वो भी होना चाहिए। फिर उसने उसमें एजुकेशन को भी शामिल किया, और इतना ही नहीं, इसके अलावा उसने कहा कि जो सोशल जस्टिस है उसका स्टेटस क्या है, सामाजिक न्याय। इसके अलावा जेंडर जस्टिस की स्थिति कैसी है, लैंगिक आधारित न्याय। उसके अलावा जो फीमेल हेड हैं जो फैमिली की, उनका परसेंटेज क्या है, और ऐसे बहुत सारे मानक उसने लिए, राइट। तो इनका जो रेंज है यूएनडीपी का वो इतना ज़्यादा है, राइट, कि इंडिया इन बहुत सारे मानक में फेल हो जाता है। इसीलिए इंडिया में जो कमेटी बनाएंगी उनमें से ज़्यादातर ने कहा कि इंडिया में 20 to 25% लोग पुअर हैं। इंडिया में जो कमेटी बनाई गई ज़्यादातर का है कि इंडिया में 20 से 25% लोग गरीब हैं, लेकिन यूएनडीपी की रेंज इतनी वाइड है कि इनके अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 55% लोग पुअर हैं। हाँ, इसमें मुझे एक चीज़ और याद आई कि इस पे इन्होंने गुड गवर्नेंस को भी जोड़ा है कि अगर गवर्नेंस अच्छी नहीं है तो हम उस कंट्री में उसको पुअर ही मानेंगे, राइट। तो सोशल इंडिकेटर्स लिए हैं, जेंडर रिलेटेड इशूज़ लिए हैं, गुड गवर्नेंस लिया है, हेल्थ लिया है, एजुकेशन लिया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लिया है। इसका मतलब है यूएनडीपी की जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है बहुत वाइड है, इसीलिए इसमें इंडिया की 55% पॉपुलेशन आ जाती है। अब सवाल ये उठता है, बीच में एक चर्चा उठी थी कि सभी लोगों को सरकार की तरफ से यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दिया जाए। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे के आप जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी है उसके अकॉर्डिंग तो गरीबी खत्म कर सकते हैं, बट यूएनडीपी के अकॉर्डिंग खत्म नहीं कर सकते। क्यों? लोगों के हाथ में पैसा दे के आप गुड गवर्नेंस कैसे इंश्योर कर सकते हैं? लोगों के हाथ में पैसा दे के ये कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि परिवार में लड़का और लड़की के बीच में भेद नहीं करेंगे पेरेंट्स? ये कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो समाज में थोड़ा ऊंची स्थिति पे है वो अपने से नीचे वाली स्थिति वाले को परेशान नहीं करेगा? ये पैसा दे के इंश्योर नहीं हो सकता ना। इसीलिए अगर सवाल पूछा जाए कि क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे के इंडिया में गरीबी को खत्म किया जा सकता है, आंसर इज एब्सोल्युटली नो, राइट। ये हमने डिसाइड पढ़ लिया कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, राइट। फिर 2010 में यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन्होंने मिलके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला। क्या निकाला? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये बात है 2010 की। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जैसे यूएनडीपी ने कहा कि एक कोई भोजन के आधार पे नहीं, उपभोग व्यय के आधार पे नहीं, बल्कि गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए एक व्यक्ति एक डिग्निफाइड लाइफ जी पा रहा है कि नहीं, ये भी कंसीडर होना चाहिए। महिलाओं के साथ में समानतक व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी देखना चाहिए। और इसके अलावा आप देखोगे कि यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें जो गोल नंबर 1 है
उसमें पहला गोल ही पॉवर्टी से रिलेटेड है, और पॉवर्टी वहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है बहुत एक वाइड सेंस में हुआ है। तो कहा गया है कि पॉवर्टी हैज टू बी एंड बाय 2030 फ्रॉम ऑल इट्स पार्ट्स, from all its forms. Poverty has to be end by 2030 from all its forms. सभी रूपों में गरीबी का अंत 2030 तक होना चाहिए। ये यूएनडीपी के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें गोल नंबर 1 है। तो उस गरीबी में मानसिक गरीबी को भी कहा गया है कि व्यक्ति को मानसिक रूप से गरीब नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का कि कभी कभी आप देखोगे कि किसी इंसान के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी फितरत क्या है कि वो अगर गरीब का भी 10 रुपये मारने को मिलेगा तो उसको हड़प लेगा। तो उसको ने कहा कि ये गरीबी है, राइट। आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने का सोच रहे हैं, ये भी गरीबी है। तो ध्यान रखना है कि यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में गोल नंबर 1 है उसमें पॉवर्टी एलिविएशन है, उसमें गरीबी को एक लिटरल सेंस में जैसे हम समझते हैं वैसे नहीं लिया गया, बल्कि गरीबी के सभी रूपों का निवारण कैसे करना है 2030 तक उन सबको डिस्कस किया गया है, राइट। हम आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा बहुत सारे चलाए जा रहे जो कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, जो कल्याणकारी नीतियां हैं, उनके लाभार्थियों के पहचान के लिए क्या पैमाना यूज किया जाता है, ताकि जो लोग फ्रॉड करके गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा ले लेते हैं और उन लोगों को फ़ायदा लेने से महरूम रखते हैं जो वाकई में डिजर्विंग है, तो वो डुप्लीकेशन को कैसे रोका जाए। तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।